देखो, हमने लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा था, 3 चीज़ें पढ़ी थी हमने, जिसको केस 1, केस 2, केस 3 करके पढ़ा था, वो बेसिक्स हैं, ठीक है। उसका यूज करना है आज के लेक्चर में, और ये आज ऐसे ऐसे कम से कम तो पापा 6 लेक्चर होंगे, और तब जाके फिर 7वां आएगा LCR सर्किट, जिसके लिए सारा मेहनत हो रहा है। तो क्या पढ़ा था अपने लास्ट लेक्चर में? केस 1, केस 2, केस 3 पढ़ा था। तो एक केस पढ़ा था जिसमें एंगल सेम थे, मतलब वो सेम फेज में थे दोनों वेव्स, तो उस समय पे हम क्या कहते थे कि वो समान कला में है। एक केस था समान कला वाला, एक केस था कि एक वोल्टेज करंट आगे चला गया था, वोल्टेज पीछे रह गया था, तो उसको कहते थे जो आगे चला गया कि धारा अग्रगामी है। और अगर एक तीसरे केस में क्या था, धारा पीछे चला गया था, माइनस उसका फॉर्मूला था I बराबर I0 साइन ओमेगा -5 साइन ओमेगा t -5, तो वहाँ पे उतना डिग्री वो पीछे चला गया था, तो उसे कहेंगे पश्चिमगामी। तो वो अग्रगामी पश्चिमगामी मैंने समझाया था, बट यूज कहाँ करना है वो अब समझ में आएगा। तो हमने यहाँ पे लिखा है विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। मेनली आपके पास जो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। कैसे? मेन होता है L, C और R। L का मतलब होता है प्रेरकत्व। आज से बेसिक्स एकदम जानो, मतलब बेसिक आज से स्टार्ट ही होगा। L का मतलब होगा जब भी आपके पास ये प्रेरकत्व मतलब कुंडली लगी होगी, ठीक है। C का मतलब होता है कैपेसिटर या कैपेसिटेंस, संधारित्र। संधारित्र का मतलब है जब भी आपके सर्किट में संधारित्र लगाओ। संधारित्र कैसे पहचानते हैं? जब 2 पैरेलल लाइन, समान लंबाई की लाइन एक दूसरे के सामने, उसे संधारित्र कहते हैं। और R मतलब होता है प्रतिरोध, ये तो तुम क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हो। R का मतलब ये प्रतिरोध, रेजिस्टेंस लगाओ, ठीक है। तो 3 सर्किट्स आपको बेसिक स्टार्टिंग के 3 लेक्चर में पढ़ना है। आज हमें पढ़ना है जब AC परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध R लगाओ। शुद्ध का मतलब क्या होता है? यहाँ शुद्ध का मतलब है कि हमारे पास एक सर्किट है। देखो यहाँ पे सर्किट किसे कहते हैं? जिसमें एक पावर सप्लाई हो, करंट के लिए कोई सप्लाई दे, और एक वो तार वगैरह का कॉम्बिनेशन हो, उसी को सर्किट कहेंगे। यहाँ पे ये तार वगैरह दिख रहा है, ये किस चीज का चिन्ह है? प्रतिरोध का। तो प्रतिरोध कितने ओम का प्रतिरोध है? सपोज ये R ओम का प्रतिरोध है। और ये चिन्ह कभी पढ़ा है? क्या है इसका मतलब? देखो एक चीज, जैसे ये प्रेरकत्व का प्रतीक है, इसको L से दिखाते हैं, ये संधारित्र का प्रतीक है C से दिखाते हैं, ये प्रतिरोध का प्रतीक है R से दिखाते हैं। वैसे ये जो चिन्ह दिख रहा है तुम्हें, ये कभी भी लगा हो तो समझ जाना उस सर्किट में कौन सी करंट की सप्लाई दी जा रही है? AC करंट या AC वोल्टेज की सप्लाई दी जा रही है, ये समझ आना। DC का सिंपल होता है। DC के लिए हम सिंपल बैटरी बनाते हैं। DC कभी भी आए तो समझ लेना, या तो हम सेल बनाएंगे या बैटरी बना देंगे, वो DC है। लेकिन AC होगा तो AC में ये वाला चिन्ह यूज होगा, कहीं पे भी AC अगर हो। बेसिकली इस चिन्ह का मतलब समझ लो कि पीछे से कहीं से जो भी करंट सप्लाई आ रहा है वो AC वाला है। तो ये एक सर्किट है जिसमें कौन सा करंट सप्लाई दिया गया है? AC करंट सप्लाई दिया गया है। और ये जो करंट है, ये जो सप्लाई है, इसका वोल्टेज सपोज दैट ये है V। और AC में V को कैसे दिखाएंगे? मैंने सिखाया है लास्ट 2 लेक्चरों में, V0 साइन ओमेगा t। ये अब इस सर्किट का मतलब समझ में आ गया? अच्छा, इस सर्किट में LCR में से क्या लगा है? सिर्फ R लगा है, ना L है ना C है, मतलब वो सिंगल है। जब वो सिंगल है ना तो हम कहेंगे शुद्ध अवस्था में है। जैसे केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, अगर कोई चीज़ है जैसे पानी है, उसमें कुछ भी नहीं मिला है तो वो शुद्ध पानी कहलाएगा। लेकिन उसमें चीनी मिला दिया, नमक मिला दिया, तो वो शुद्ध नहीं हो गया, विलयन बन गया उसके बाद वो। लेकिन जैसे वैसे यहाँ पर है, इसमें LCR में से सिर्फ R है, तो ये शुद्ध प्रतिरोध के लिए है। वैसे ही जो हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर, उसमें पढ़ेंगे शुद्ध प्रेरकत्व के लिए, जिसमें सिर्फ क्या लगा होगा? इस R की जगह लगा होगा कुंडली। और जो उसके बाद के लेक्चर में पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे शुद्ध संधारित्र के लिए, जिसमें सिर्फ क्या लगा होगा? ये भी नहीं लगा होगा, ये भी नहीं लगा होगा, वहां बस बीच में एक ये लगा होगा। तो ऐसे हमें धीरे धीरे करना है। उसके बाद के हम ये शुरू के 3 लेक्चर हैं, आज से पहला लेक्चर स्टार्ट हो गया इस टॉपिक का। उसके बाद LCR अलग अलग करने के बाद आपको एक साथ पढ़ना है। फिर एक ऐसा सर्किट बनाना है जिसमें आपको शुद्ध नहीं है। शुद्ध नहीं है का सेंस क्या है? कि एक ऐसा सर्किट जिसमें L और C दोनों साथ में, मतलब इधर मैं कुंडली बना दूंगा, इधर मैं संधारित्र बना दूंगा, तब आपको एक डेरिवेशन देखना है, ठीक है। ये पहला, दूसरा, तीसरा 3 हो गए, उसके बाद 4 यहाँ पे, 5वां
जिसमें L और R हो, और उसके बाद जिसमें C और R हो, ऐसे करके। C और R का मतलब है कि R होगा और बगल में संधारित्र होगा, तो उसमें दो दो होंगे। और फाइनली जब ये सारा हम समझ जाएंगे तो लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो आपका आ जाएगा LCR सर्किट। अब समझ गए होंगे LCR का क्या मतलब है। एक ऐसा सर्किट जिसमें L भी लगा हो, मतलब ये भी हो, ये भी हो और ये भी हो, मतलब इधर कुंडली बना है, इधर कुंडली बना होगा, तो इधर C संधारित्र बना होगा, तो इधर क्या बना होगा, प्रतिरोध। एक ही सर्किट में तीनों चीजें होंगी, ठीक है। और ये ऐसा इतना बड़ा सर्किट होगा, और उस सर्किट में कैसा सप्लाई होगा, अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग करंट का सप्लाई होगा। ये तो हमें ना डायरेक्ट इस पे मैं नहीं पूछ सकता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, पता है, ये भी पता है कि जो मैं बता रहा हूँ ये जनरली तुम्हारे बोर्ड में आने के चांसेस कम होते हैं। हालांकि इनमें से कुछ आ भी जाता है, CBSE हो तो चांसेस ज़्यादा रहते हैं, बट यूपी बोर्ड या कोई स्टेट बोर्ड इतना नहीं पूछता ये सब, वो पूछेगा सीधा ये। बट ये समझाने के लिए इतने बेसिक्स क्लियर करवाना मेरा ज़रूरी है, वरना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, ठीक है। हमारे पास बहुत समय है अभी पढ़ने के लिए, सिलेबस खत्म करने के लिए। अगर समय नहीं होता तुम्हारे पास, तुम बहुत लेट में आए होते पढ़ने के लिए, तो मैं तुम्हें सीधा ये बताता कोई ना कोई तरीका निकाल करके। हालांकि वो सही तरीका नहीं होगा, पहले बेसिक्स क्लियर करो। अब मेरी गारंटी ले लो कि ये जो टॉपिक है ना LCR, जो इतना डिफिकल्ट, इतना बड़ा, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये जब तुम इस पे आओगे ना तुम्हें लगेगा यार इतना आसान नहीं है। हमने बार बार कहा था कि इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन पढ़ोगे तो एकदम आसान लगेगा, क्योंकि तुम्हारा बेसिक क्लियर रहेगा उससे पहले। अब बताओ, समझ गए हो शुद्ध प्रतिरोध का क्या मतलब है? जब वो सिंगल है और अगर एक के साथ मतलब इसके साथ कुछ और जुड़ गया तब आप शुद्ध वर्ड यूज नहीं करोगे। और इस चीज का मतलब है ऐसी करंट की सप्लाई दी जा रही है। तो ऐसे केस में हमें देखना है सिंपल, ये जितने भी केसेस है हमें देखना है उसका कलांतर लास्ट लेक्चर में देखा था, फेज डिफरेंस का मतलब वोल्टेज और करंट की तुलना में कौन आगे चल रहा है कौन पीछे चल रहा है, कौन अग्रगामी है कौन पश्चगामी है। एक तीसरा केस था, इनफैक्ट वो पहला ही केस था, कौन समान कला में है। LCR में से कोई एक, LCR में से एक तुम्हारा समान कला में होगा, एक अग्रगामी होगा और एक पश्चगामी होगा, ठीक है। पहली बता दे रहा हूं, ये वाला जो है ये सबसे सिंपल केस है, ये समान कला वाला केस है। और कैसे समान कला में ये प्रूव करेंगे हम आज, ठीक है। तो देखो स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। सपोज करते हैं कि किसी समय t पर, ये t समय दिखाता है, किसी समय t पर वोल्टेज कितना है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज V0 sin ओमेगा t। माना अब प्रत्यावर्ती परिपथ में बार बार नहीं लिखूंगा, AC लिखूंगा सीधा, AC परिपथ, ठीक है। माना या ऐसे लिखते हैं सीधा सीधा, माना किसी समय t पर, एक वर्ड भी यूज करूंगा उसका मतलब मुझे समझाना, तो कभी मार सकते हो, तात्क्षणिक बोलते हैं इसको, इससे अच्छा इसका इंग्लिश का वर्ड है इंस्टेंटेनियस। तात्क्षणिक का मतलब क्या हुआ, तात्क्षणिक मतलब तात्क्षणिक विभव। तात्क्षणिक का मतलब होता है तत्क्षण में, तत् मतलब उसी क्षण में। जैसे कि एक आप बाइक चला रहे हो और आप बाइक चला के घर पे आए और बताया कि मैंने 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाइक चलाई है, बट खुद प्रैक्टिकली सोचो क्या तुम पूरे रास्ते में बाइक चलाओगे, सपोज 10 किलोमीटर का रास्ता तुम्हें कवर करना है, जिसमें बीच में शहर भी आता है और बाद में तुम्हारा गाँव भी आता है। तो 10 किलोमीटर के रास्ते में तुमने कहा 80 किलोमीटर की रफ्तार से मैंने बाइक चलाई, तो क्या तुमने बाइक में पहला गियर डालते ही तुमने बाइक सीधा 80 से स्टार्ट किया होगा और तुम घर तक 80 पे ही पहुंचे होगे? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ट्रैफिक आई होगी, कम किया होगा स्पीड, रास्ता खाली होगा, स्पीड हो सकता है 80 से 85 भी किया हो, लेकिन एवरेज स्पीड तुम्हारी क्या रहेगी 80। लेकिन अब यहाँ पे एवरेज स्पीड की बात नहीं कर रहे हैं। अगर तात्क्षणिक का मतलब है तो तात्क्षणिक का मतलब है कि तुमसे कोई उसी समय पूछे, सपोज तुम्हारे पे कॉल आया है, तुम्हारे पीछे कोई बैठा है और पूछे तुम्हारी स्पीड कितनी है, तो तुम कहोगे झांक लो उसमें, तो जो उसमें मीटर लगा होता है तुम उसमें एक्चुअल स्पीड देखोगे, अरे मैं तो अभी 62 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रहा हूँ, मैं तो 30 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से चल रहा हूँ।
अब मैं तो 92 पे चला गया। तो वो जब एग्जैक्ट तुम देखते हो तो ताक्षणिक है। वैसे यहाँ पर अब स्पीड की बात कहाँ से आ गई? मैंने बताया था एसी करंट का जो ग्राफ होता है ये कभी एक जगह रहता ही नहीं है, ये हर सेकंड, देखो हर सेकंड का, सेकंड के एकदम 50 या 100 हिस्से करोगे ना, हर बार ये अलग अलग पोजीशन पे, हर बार ये देखो जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है ये हर बार अलग अलग पोजीशन पे मिलेगा तुम्हें हर बार। तो ये देखो हम जो वैल्यू निकालते हैं वोल्टेज का वो तो नॉर्मल वैल्यू निकालेंगे, लेकिन ताक्षणिक वैल्यू अगर चाहिए किसी एग्जैक्ट क्षण पे तो हमें उसकी वैल्यू चाहिए। तो यह ताक्षणिक का मतलब है टोटल वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं, टोटल वैल्यू तो पता है प्लस माइनस जीरो ही आना है। एसी के केस में जितना प्लस जाएगा उतना माइनस जाएगा, जीरो आ जाएगा। लेकिन ताक्षणिक मतलब एग्जैक्ट किसी पॉइंट पे उसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है। हो सकता है हम इस पॉइंट की बात करें, एकदम पीक की बात करें, तो ताक्षणिक वर्ड है। अगर बोर्ड में ताक्षणिक वर्ड यूज ना है, याद ना है तो कोई दिक्कत नहीं है, मत लिखना, सीधा लिखना माना किसी समय टी पर विभव। तो v बराबर कितना मान लिया हमने, v नॉट साइन ओमेगा टी, इसे मान लो इक्वेशन नंबर 1, ये रोमन में लिखो इक्वेशन 1। बहुत इजी डेरिवेशन है, कुछ इतना टफ नहीं है इसमें, जितना भी 6-7 दिन में कराऊंगा उसमें सबसे आसान यही है। तब अच्छा किसकी भी हम क्यों कर रहे हैं डेरिवेशन, क्या निकालना है, धारा और वोल्टेज दोनों के बीच का फेज देखना है। फेज का बेसिक मतलब होता है बीच पीछे का एंगल ध्यान देना है, किसका एंगल आगे है किसका पीछे है, और हो सकता है दोनों का एंगल भी सेम हो तो वो समान कला होगा। तो वोल्टेज तो हमारा आ गया, धारा कैसे निकालेंगे, ठीक है। तब ताक्षणिक धारा, ताक्षणिक इंस्टेंटेनियस करंट कहेंगे धारा, ठीक है। अब ताक्षणिक धारा के लिए हम क्या होगा, क्या यूज करेंगे, एक पुराना नियम ओम्स लॉ। ओम के क्या है, ओम का नियम, फॉर्मूला क्या आ रहा था उसमें ये बताओ, वीर याद है, वीर सीधा वीर याद है, को वी बराबर आई आर। तो वहां से वी तो हमें पहले से पता है, आर हमें दिया ही हुआ है, हमें आई निकालना है। तो ओम के नियम से क्या होता है, वी बराबर आई आर होता है। हमें क्या चाहिए, धारा चाहिए, मतलब आई की वैल्यू चाहिए। इक्वेशन 1 देखो, इक्वेशन 1 में वी की वैल्यू दी गई है, वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन क्या, वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये पूरी वी की वैल्यू है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर पुट कर दें, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी नॉट साइन ओमेगा टी बराबर आई आर। आपको किस चीज की वैल्यू चाहिए, क्या निकाल रहे हैं हम यहाँ पे, अभी जो पढ़ रहे हैं धारा, वोल्टेज आ चुका है, धारा पता करना है। तो धारा आई बराबर कितना हो जाएगा, आई के साथ क्या गुणा में है, आर। तो जो गुणा में है दूसरी साइड जाएगा तो भाग में, आर इधर आएगा तो इसके नीचे आ जाएगा बटे में। और ये क्या हो गया, वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये आ गया। अब एक चीज ध्यान दो, सिंपल, v बराबर आई आर वाले फॉर्मूले तो ध्यान दो। अगर v बराबर आई आर होता है तो i बराबर कितना होगा, v अपॉन, शांत रहो भाई थोड़ा, या गप मारना मारो बट आवाज आगे तक नहीं आनी चाहिए। i बराबर v अपॉन आर होगा। तो यहाँ के केस में क्या आ रहा है, i बराबर v नॉट अपॉन आर आ रहा है ना, v अपॉन आर होगा तो सिंपल आई। लेकिन अगर ये v नॉट अपॉन आर है तब ये वैल्यू कहलाएगा, देखो साइन ओमेगा टी को हटाओ फिलहाल के लिए, जब ये v बटे आर था तो सिंपल आई। अगर ये v नॉट होगा ना तो ये भी क्या हो जाएगा, आई नॉट हो जाएगा। तो ये v नॉट अपॉन आर है तो v नॉट अपॉन आर की जगह क्या हो जाएगा, आई नॉट। और पीछे क्या है, साइन ओमेगा टी। और मैंने बताया हम जो भी डेरिवेशन करने वाले हैं आगे 6-7 दिनों में, सबका मेन पर्पज है कलांतर निकालना, फेज डिफरेंस। और फेज डिफरेंस कैसे निकलेगा, वोल्टेज के पीछे का एंगल
और धारा के पीछे का एंगल देखना है। अब तुम यहीं से फेज डिफरेंस देख लो, वोल्टेज का एंगल कितना बन रहा है टी समय में, ओमेगा टी, और धारा का एंगल कितना बन रहा है, किस कला में है, अग्रगामी है पश्चगामी है, सेम कला में है, सेम फेज में है ना। ये भी देखो उतना ही एंगल बना रहा है, ये भी उतना ही एंगल बना रहा है, इसका मतलब ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं, दोनों सेम फेज में है। तो ये सबसे सिंपल वाला डेरिवेशन है, ठीक है। अब हम इसको दिखा तो दिया हमने, अब हमें इसको लिख करके बताना है। आई की वैल्यू आ गई, यहाँ लिख देता हूँ कहीं पे, हमें यही चाहिए थी वैसे फिलहाल के लिए। अभी ग्राफ वगैरह भी बनाएंगे, ग्राफ के बिना तो हो ही नहीं सकता ये चैप्टर खत्म। ये आया कहाँ से, चूंकि V0 अपॉन R की जगह हमने क्या रखा, I0 रखा, ये सिंपल। अभी तक देखो इसको, कुछ है इसमें, V बराबर IR में बस वैल्यू पुट किया हमने, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, इससे क्या पता चल रहा है हमें, इससे हमें पता चल रहा है, यहां लिख देता हूं, चूंकि क्या पता चल रहा है, चूंकि विभव था ना V, या वोल्टेज बोल लो, विभव V0 साइन ओमेगा टी, वह धारा कितनी है, I0 ओमेगा टी है, अतः V व I क्या पता चल रहा है, सेम फेज में है कि नहीं। याद नहीं है तो जल्दी से मैं याद करवाता हूं। हमें एंगल देखना है, देखो ओमेगा टी, एंगल में से एंगल घटाते हैं तो इसका एंगल ओमेगा टी और इसका एंगल भी, तो बीच का डिफरेंस कुछ आया ही नहीं, तो इसको कहेंगे सेम फेज में है, साथ साथ आगे चल रहा है। अगर आंसर प्लस में आता, प्लस कुछ बचता +5 तो कहते हैं एक अग्रगामी है, -5 बचता तो कहते हैं वो चीज पश्चगामी है, लैगिंग में है, बट अभी सेम फेज में है। तो अतः V व I क्या है, समान कला। इंग्लिश में पता है क्या बोलेंगे, सेम फेज। अग्रगामी पश्चगामी का इंग्लिश याद रखना, वो बेटर रहेगा। V और I समान कला में है, समान कला में है, यहां लिखा में है, क्लियर, सेम फेज में है। और क्या चीज करते हैं, कलांतर कितना होगा, कलांतर कितना डिग्री हो जाएगा, कलांतर को किस चीज से दिखाते हैं, कलांतर फाई बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री, ठीक है। या फिर इसको ब्रैकेट में लिखो, कलांतर फाई बराबर 0, ठीक है। इसको ब्रैकेट में रखो, इसको फाई बराबर 0। कैसे 0 आया, आपको एंगल अगर समझ में आया तो पहला डेरिवेशन में समझा देता हूँ। इसका भी एंगल ओमेगा टी है, पीछे भी इसका ओमेगा टी है, तो घटाओगे तो कितना डिग्री आएगा, 0 आया, तभी हम कहेंगे सेम फेज में। बस इतना ही है इस डेरिवेशन में, ठीक है। और बस इसका ग्राफ बना लेना। ग्राफ कैसे बनाना था, एक फेजर ग्राफ था और एक वेव वाला ग्राफ था, साइन वेव वाला ग्राफ। ये देखो, तो सेम फेज का मतलब है दोनों साथ साथ चल रहे हैं। तो पहले समय डिवाइड कर लो, ये 0 समय पे है, ये आधा समय पे है, ये 2t/, डिस्टेंस लगभग सेम रखना, ये 2t/2 पे है, तो 2t/2 को क्या बोलेंगे, t कहेंगे। ये 1t/2, 2t/2, फिर यहाँ 3t/2, ऐसे करते हैं ना। 2 से 2 तो गया, तो हम डायरेक्ट इसको क्या पढ़ते हैं, t पढ़ते हैं। तो ये सेम फेज में जा रहा है। अच्छा, जब ग्राफ बनाते हैं तो ये होता है समय, ये टाइम होता है, और ये जो ऊपर और नीचे बनता है वो बनता है वोल्टेज और करंट का ग्राफ, एक प्लस और ये माइनस, और ये किस तरफ जा रहा है, ये समय के लिए जा रहा है। चाहो तो यहाँ पे भी टी लिख सकते हैं। अब ग्राफ कैसे बनेगा, ये सब मैंने लास्ट लेक्चर मैंने इसीलिए करवाया है, सारी मेहनत, कि तुम्हें ये सब आसान लगे। तो क्या है, सिंपल सा, बहुत बड़ा बना दिया यार मैंने, रुको इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, इसका टाइम ड्यूरेशन थोड़ा बहुत ज़्यादा डिफरेंस दे दिया मैंने, इतने में तो मैं 2 बना दूंगा। इसको मानते हैं t/2, इसको नहीं, ये फिर से मैंने t/2 का और छोटा छोटा कर देता हूँ,
या रहने दो, ऐसे ही रहने दो, ठीक है, तो बड़ा ही बनाता है t/2 t3 t/2, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो। तो देखो अगर ये सपोज रेड वाला करंट को शो कर रहा है, किसी को भी कुछ भी शो कर दो क्योंकि सेम ही फेज में है, ये अगर करंट को शो कर रहा है ग्राफ ऐसे, सेम नीचे आयाम दिखाओ, ऐसे चल रहा है। अब एसी का तुम्हें पता है ये पीक एकदम सेम होना चाहिए एंड लॉस नीचे से भी सेम होना चाहिए ऐसे। तो अगर ये सपोज दैट किसका ग्राफ है, कैसे पता चलेगा किसका ग्राफ है कि इस पे V0 लिखा है कि I0 लिखा है। अगर ये V0 लिखा है तो ये वोल्टेज का हो गया, और अगर ये I0 लिखा है तो समझ जाना धारा का हो गया। और एक्चुअल में पूरी ग्राफ की वैल्यू कितनी है, I0 sin ओमेगा t। और सेम फेज का मतलब होता है कि जिस समय V स्टार्ट हुआ है, जिस समय धारा स्टार्ट हुआ है, उसी समय कौन स्टार्ट हुआ है आल्सो, उसी समय आल्सो आपका V भी स्टार्ट हुआ है, तो V भी इसी के साथ साथ जाएगा। हालांकि एक की वैल्यू ऊपर एक की वैल्यू नीचे रखेंगे हम जानबूझकर, ताकि ग्राफ क्लियरली बन सके। मेरा ग्राफ क्लियरली ना बन रहा हो तो तुम अच्छे से बनाना अपनी कॉपी में, हालांकि ट्राई मैं कर रहा हूँ। ठीक है, काम चलाने लायक है, काम चलाने लायक है, ठीक ही है, अच्छा है, ठीक है। तो क्या पता चल रहा है इस ग्राफ से, जिस समय पे धारा अपने पीक वैल्यू पर है उसी समय पे, इसको क्या चीज से दिखाऊंगा मैं, V0, उसी समय पे वोल्टेज भी अपनी पीक वैल्यू पे है। जिस समय धारा स्टार्ट हुआ उसी समय वोल्टेज स्टार्ट हुआ था, जिस समय धारा अपने जीरो पर आ गया है उसी समय वोल्टेज भी जीरो पर है, जिस समय धारा अपनी माइनस के साइड पीक वैल्यू पर है उसी समय वोल्टेज भी अपने माइनस के साइड पीक वैल्यू पर है। मतलब वो सेम फेज में चल रहे हैं। ये वैसे ही जैसे कि कदम ताल होती है आर्मी वालों की, परेड होती है, एक साथ सबके पैर आगे पीछे होते हैं, तो ये कंडीशन होता है सेम फेज। अब तुम्हें याद क्या करना है इसमें, तुम्हें बस एक चीज याद करना है कि जब शुद्ध प्रतिरोध लगा हो, इस पूरे डेरिवेशन में तुम्हें डेरिवेशन समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें भी सबसे मेन समझने वाली चीज बस एक चीज है, बस ध्यान रखना, अगर वो सेम फेज में है, सॉरी अगर सिर्फ प्रतिरोध लगा है तो उस केस में कलांतर कितना आता है, 0। और किस फेज में होता है, ये किस कला में होता है, समान कला में। बस तुम्हें ये याद रखना है, ये याद है तो ये तो तुम बना ही लोगे, सेम फेज में, ठीक है। तो इसमें बस याद करने वाला ये है, शुद्ध प्रतिरोध के केस में समान कला होता है दोनों के बीच। अच्छा, एक और चीज होता है इसका फेजर ग्राफ। फेजर ग्राफ मैंने कल के लेक्चर में, मतलब लास्ट लेक्चर में अलग तरीके से बताया था। अब इस वाले केसेस में फेजर ग्राफ कैसे बनेगा, फेजर ग्राफ बनता है धारा और वोल्टेज की दिशा पे। तो देखो फेजर ग्राफ कैसे बनेगा, ये टी को इधर ही लिख दो, टी ऐसे लिख दो, टी, लेकिन डाउट हो जाएगा, रहने दो, ये टी ऐसी है, इसको तो लिखा ही रहने टी। देखो फेजर ग्राफ कैसे होगा, सपोज मैं ये जो बना रहा हूँ, सपोज दैट कि ये जो बना रहा हूँ, ये धारा को मैं रेड से शो किया ना, ये धारा की दिशा है, ये फेजर ग्राफ है, ये भी काम आएगा बहुत, और ये 0 है। तो सपोज धारा इस दिशा में जा रहा है, अगर वोल्टेज उससे 90 डिग्री आगे होता, ध्यान से देखना, यहाँ रफ में बना रहा हूँ, ये धारा है, वोल्टेज अगर उससे 90 डिग्री आगे होता, तो 90 डिग्री आगे कैसे होता, जब B0 साइन ओमेगा t प्लस 90 डिग्री हो, तो उस केस में 90 डिग्री का, इस पे 90 डिग्री का कोण कब बनेगा, जब एकदम ऊपर होगा V प्लस 90। अगर ये माइनस 90 होता तो ये ग्राफ कहाँ से बनता, 90 डिग्री का तो पता है, इसे 90 डिग्री बन रहा है, लेकिन माइनस 90 डिग्री है तो नीचे की तरफ, प्लस है तो ऊपर की तरफ, लेकिन यहाँ पे प्लस भी नहीं है माइनस भी नहीं है, दोनों सेम फेज में है। मतलब ओमेगा टी, आई की भी दिशा वही है, वी की भी दिशा वही है। इसका मतलब इसका फेजर ग्राफ कैसे बनेगा, ये आई की दिशा है और यही किसकी दिशा है, आल्सो वी की भी दिशा है, ठीक है। तो सेम दिशा है, तो इसका मतलब इनके बीच कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 0 डिग्री का एंगल। अब अगर 90 बनता तो ये मैं इसको ऐसे लेके आता, जो अगला केस बताऊंगा उसमें 90 डिग्री बनेगा, तो उसमें ऐसे लेके आऊंगा प्लस 90, और अगर माइनस 90 बनता तो ऐसे। वो देख के तुम्हें पता चल जाएगा कौन अग्रगामी है कौन पश्चगामी है। हमने लास्ट लेक्चर से लेकर अब तक जो पढ़ा है ना, अगर तुमने वो सारा देख लिया अच्छे से, या जिसको अभी भी समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ, अच्छा खासा रिकॉर्ड हो रहा है। काश मेरे टाइम पे हुआ होता जब मैं पढ़ता था 12th में, तो मुझे ग्रेजुएशन में जाके नहीं सीखनी पड़ती, मुझे काफ़ी चीज़ें अपनी ग्रेजुएशन में सीखनी पड़ी हैं,
स्पेशली केमिस्ट्री में समझ भी नहीं आता था हमारे क्लास में हो क्या रहा है, पूछते थे तो बोलते थे कि ऐसा ही होता है। तो मेरे क्लास में होता, क्लास में देख सकता था तुम्हारे पास है, तुम 2x की स्पीड में वीडियो डालो और रिवाइज करो। सबसे बेस्ट तरीका होता है रिवाइज करने का भाई, ठीक है। आता है फिर भी रिवाइज करो, वहां पे जाके सोने से पहले एक बार देख लो, सबसे बेस्ट है। और ये सब समझने के बाद जो लास्ट वाला, उसके बाद से तुम्हें ये सब ना एकदम आसान लगेगा, हलवा लगेगा एकदम। एलसीआर जब पढ़ोगे तो एलसीआर तुम्हें लगेगा कि ये तो सिर्फ पाइथागोरस पर में हमने सॉल्व किया है, इतना आसान लगेगा क्योंकि कॉन्सेप्ट तुम्हारा पहले से क्लियर हो गया है। अब बताओ, इतना कुछ लिखा है, कुछ भी ऐसा जो समझ में नहीं आ रहा हो। ये वोल्टेज सप्लाई है, हर जितनी भी डेरिवेशन एक हफ्ते तक कराऊंगा, करना क्या है, V और I के बीच का फेज डिफरेंस देखना है हमें, बस ये देखना है। V ये है, I ये आ गया, फेज डिफरेंस साफ साफ दिख रहा है, सेम ही एंगल है। बाकी उधर जो कथा लिखा है उसका तुम्हें पहले से अंदाजा था कि क्या होगा। जैसे ये आंसर आ गया वैसे तुम्हें पता चल गया कि आगे क्या लिखना है। ओके, बस और कोई डाउट है तो पूछो, नोट डाउन करो। फिर जो लास्ट लेक्चर में नहीं था कम से कम वो रिकॉर्डिंग देख लेना, मैंने मैसेज भी किया था।